तरीके से आप लोग ऑपरेशन कमल चला रहे हैं? ये लगता है कि हेमंत सोरेन उन लोगों की बातों को नहीं सुन रहे हैं। उसको ठेठ शब्दों में कहें तो ब्लैकमेलिंग करना। तो लोग तो ये पूछेंगे कि हृदय परिवर्तन कैसे हो रहा है? के घरों में अपने अंदर में कहीं ना कहीं कमजोरी है। झारखंड में 31वां कौन? अब ये उन लोगों को ढूंढना चाहिए, अपने घर को देखना चाहिए। और रामेश्वर राव को जहाँ तक मैं जानता हूँ इस तरीके का झूठा प्रपंच तो वो नहीं करेंगे क्या? हमारी पार्टी की कोई मंशा नहीं इस सरकार को स्थिर करने की। अभी किस तरीके का काम हो रहा है सरकार में? खजाना में तो पैसा नहीं आ रहा है, अपनी तिजोरी में पैसा कैसे आवे इसी की पूरी व्यवस्था में लगी। सोरेन तो कह रहे बीजेपी लूट मचाना चाहती है, इसी वजह से कमर्शियल माइनिंग को वो बनाया जाता है। देखिए ये तो अपने अपने सोचने वाले की तरीका है। इसको नीलामी करना किसने शुरू किया? हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस इस बात से हैरान है कि नया नया कमल अटैक ऑपरेशन लोटस बीजेपी ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद इनकी नज़र झारखंड पर भी है। एन केन प्रकारेण ये सत्ता में आना चाहते हैं। ये आरोप खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के मंत्री रामेश्वर राव ने लगाया है। हम बाबूलाल के पास आए हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कांग्रेस एक स्ट्राइक को लेकर खासा परेशान है, वो है कमल अटैक। तो क्या वाकई में बीजेपी इस जुगत में लगी है? बाबूलाल जी आप बताइए कि किस तरीके से आप लोग ऑपरेशन कमल चला रहे हैं? पहले तो लोगों को क्लियर कीजिए कि ऑपरेशन कमल है क्या? ये आपने जैसा भी कहा कि वो कह रहे हैं कमल लोटस, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल इन लोगों का अंदरूनी मामला है, आपसी मामला है। और हमें पढ़ करके सवेरे ऐसा लगा कि लगता है कि हेमंत सोरेन उन लोगों की बातों को नहीं सुन रहे हैं। तो ये लोग उसको ठेठ शब्दों में कहें तो ब्लैकमेलिंग करना, कहीं ना कहीं मामला अच्छा आपका कहना इससे है, जुड़ा हुआ है। लेकिन उनका आरोप है कि आप लोग पैसे का प्रलोभन दे रहे हैं, पद का प्रलोभन दे रहे हैं। 4 विधायक कांग्रेस को आप लोगों ने राज्यसभा में भी ट्रैक किया, अभी भी ट्रैक कर रहे हैं। आरपीएन को भी शिकायत की आप लोगों ने। मेरा ये कहना है ना कि वो विधायक तो बतावे ना कौन विधायक है, किस नेता ने बात किया और कितने पैसा देने की बात की। लेकिन जनता एक सवाल तो करेगी ना, हृदय परिवर्तन ऐसा क्या हो रहा है कांग्रेस के विधायकों में? पहले मध्य प्रदेश से चले गए, कहे कि नहीं भी कांग्रेस से जीत के आए, फिर कह रहे कि नहीं बीजेपी अच्छी है। उसके बाद अब राजस्थान का भी कुछ यही हाल है। तो लोग तो ये पूछेंगे कि हृदय परिवर्तन कैसे हो रहा है? क्या सिर्फ जिस कागज़ पे गांधी जी के छाप होते हैं उससे हो रहा है, या कोई आप लोग डर भय ईडी सीबीआई लगा रहे हैं? क्या कर रहे हैं वैसा? देखिए ये तो कांग्रेस के अपने घर को उनको संभालनी चाहिए। उनके घर में क्या चल रहा है ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। आज जो उनके यहाँ जो भगदड़ मची हुई है सब जगह देख रहे हैं, उससे पहले भी कई लोग इधर से उधर छोड़ करके चले गए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके घरों में अपने अंदर में कहीं ना कहीं कमजोरी है। तो उन सारी चीज़ों को उनको ढूंढना चाहिए, उनको तराशना चाहिए, देखना चाहिए। झारखंड में 31वां कौन आज तक रहस्य बना हुआ है। चर्चा कई आदमी की भी होती है, कई विधायक का नाम लिया जाता है, लेकिन खुले तौर पे बीजेपी ये नहीं कह पा रही कि हाँ भाई 31वां हमको इन्होंने मदद किया। आप भी तो इस बात को छुपा रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी के वहाँ एजेंट थे, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंट को दिखाता है वोट, और वो भी दूसरा को नहीं बताता है, अपने पार्टी को ही सिर्फ बता सकता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अब किसने दिया, अब ये उन लोगों को ढूंढना चाहिए, अपने घर को देखना चाहिए। बाकी अब जहाँ गुप्त मतदान होता है तो उसको कैसे बताएंगे कि भाई अमुक ने हमको वोट दिया है? तो क्या आप झारखंड की जनता को आश्वस्त करेंगे? और नहीं तो कम से कम रामेश्वर राव को कि बीजेपी के तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि भविष्य में उन पर अटैक किया जाए, क्योंकि वो 31वां को लेके वो पूरा अभी तक डरे हुए हैं, शायद इसलिए भी ऐसा बयान दे रहे हैं। और रामेश्वर राव को जहाँ तक मैं जानता हूँ इस तरीके का झूठा प्रपंच तो वो नहीं करेंगे कि हमरे ही विधायक टूट रहे हैं, हमरे ही विधायक। उन पर भी तो सवाल उठेंगे फिर नेतृत्व को लेकर। नहीं, मैंने तो बार बार कहा है कि
हमारी पार्टी की कोई मंशा नहीं इस सरकार को स्थिर करने की। तो ऐसे मतलब जनता को कैसे समझ में आएगा कि आप लोग कुछ नहीं करते, हृदय परिवर्तन स्वतः हो जाता है विधायकों का? तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आज हमने कहा कि चाहे मध्य प्रदेश की घटना हो, चाहे वो राजस्थान की घटना हो, ये उनका अपना घर का मामला है। अब उनके घर में अगर कोई असंतुष्ट है तो उस पर तो दूसरा कोई कुछ भी नहीं बता सकता है। उनके मामला क्या है, कौन क्यों नाराज़ है, किस कारण से नाराज़ है, ये तो उन लोगों का मामला है। उसमें से भारतीय जनता पार्टी को उसे क्या लेना देना है? तो पार्टी विद द डिफरेंस को आगे आके बोलना चाहिए कि अगर ऐसा भविष्य में किसी भी राज्य में हालात होंगे तो हम फिर चुनाव की ओर जाएंगे। हम ये नहीं कि उनके विधायक को लेके सरकार बना लेंगे, बहुमत से साबित कर देंगे। ऐसा भी तो कर सकते हैं, डिफरेंस तो थोड़ा शो कर सकते हैं। लोग तो उस पर भी तो बात उठाएंगे ना कि आप कह देते कि नहीं हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम फिर से चुनाव में देखिए, चुनाव तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में या देश में फिर से चुनाव कराना ये बिल्कुल जनता के ऊपर भी निर्भर करता है, फिर परिस्थिति के ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि चुनाव में समय भी लगता है और पैसे भी लगते हैं। कांग्रेस के जेएमएम के विधायक आते हैं आपके पास तो आप फिर तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, पहली बात तो मैंने कहा कि भाई हम लोगों की कोई मंशा नहीं है इस सरकार को अस्थिर करने की। और जनता ने जनादेश यूपीए गठबंधन को दिया है, काम करे जनहित में। अभी किस तरीके का काम हो रहा है सरकार में? नहीं, अभी जो काम हो रहा है मैं कहूँगा कि 6 महीनों के अंदर में, क्योंकि एक तो कोविड और लॉकडाउन हुआ तो इसलिए बहुत अधिक उस पर हम नहीं कहते उनके बारे में कि उन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि विकास का काम बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, तब भी उनको हम उस पर कुछ भी नहीं कहते। लेकिन कोविड और लॉकडाउन के समय जिस प्रकार से उन्होंने जो काम किया है, अभी भी काम कर रहा है, जो उसकी जांच करने की जो गति है, आज भी अखबारों में आया है, हमने देखा कि औसत से ये काफ़ी कम जांच हो रही है, कि हॉस्पिटल में भी आप शायद जगह भर गया है। जबकि हमने सरकार को पहले ही पत्र लिखा था और बार बार मैंने इस बात को उठाया था, कहते कि भाई जितनी होटल वगैरह है वो सबको भी सरकार को ठीक करना चाहिए, या अतिरिक्त जो बेड की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन सरकार ने उस दिशा में अभी तक कहीं कुछ पहल नहीं की है। कुछ दिन पहले आपने देखा कि एक पूर्व विधायक का भी कोरोना पॉजिटिव हुआ, तो वे कितने घंटे तक बैठना पड़ा, क्या स्थिति हुई उनको, उनकी बातों को नहीं सुना तो फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया। तो ये भयावह स्थिति है। तो हमने कहा कि जो इस समय कोरोना का काल था तो इसी में सरकार को बढ़िया काम करनी चाहिए थी, ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होता, तो समझ में आता है सरकार अच्छा काम कर रही है। दूसरा जो जिसमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर की, क्योंकि राज्य में आज पर्याप्त पुलिस बल भी है, पैरामिलिट्री फोर्स भी है। और जब से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार बनी है, उग्रवाद ने पूरी तरह से तांडव मचाना शुरू किया है पूरे प्रदेश के अंदर में। सब जगह चारों तरफ जिधर भी आप देखें तो आप पूरी इन 6 महीनों के अंदर में 40 से अधिक घटनाएं घटी। तो लगता है कि सरकार को ना लॉ एंड ऑर्डर की चिंता है, ना राज्य में जो उग्रवाद की गतिविधियां जो बढ़ रही है उसकी चिंता है। विकास का काम तो हो नहीं रहा है, कह रहे पैसा खजाना में पैसे नहीं है। खजाना में तो पैसा नहीं आ रहा है, अपनी तिजोरी में पैसा कैसे आवे इसी की पूरी व्यवस्था में लगी हुई है। पिछले दिनों जो बरहरवा में एक चेक पोस्ट, क्या बोलते हैं, चेक पोस्ट का जो नीलामी हो रहा था, मंत्री और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि मैनेज करने में लगे हुए थे। नीलामी में जो लोग भाग ले रहे थे उन लोगों को कैसे खदेड़ा गया, मारपीट किया, किसी से छुपा हुआ नहीं रहा। रांची में भी जो वसूली के लिए जो पहले टेंडर हुआ, जो अखबारों में आया, कि मेयर ने खुद टेलीविज़न पर, ये अखबारों में खुद बयान दिया कि जेएमएम के एक नेत्री या किसी नेता के बेटा को जब नहीं मिल रहा था तो उसको कैंसिल करके फिर से टेंडर निकाला गया है नीलामी के लिए।
हेमंत सोरेन तो कह रहे बीजेपी लूट मचाना चाहती है, इसी वजह से कमर्शियल माइनिंग को वो बनाया ताकि वो निजी हाथों में दे दे, कोयला लुटा दे, यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। देखिए ये तो अपने अपने सोचने वाले के तरीका है, अभी लोगों को समझा रहे हैं। हमने कहा कि आज भी अगर आप देखें CCL हो, BCCL हो, ECCL हो, कोयला तो अब क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ही चल रहा है। अब कोई भी CCL भी अपने से आप खुदाई बहुत कम कर रहे हैं, जो पहले से उनके पास मजदूर पड़े हुए हैं वही कर रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि भाई आज जितनी अधिक कोयला हम बाहर से आयात कर रहे हैं और हमारे पास कोयला के स्टॉक है, अगर हम निजी क्षेत्रों को उसमें इन्वॉल्व करेंगे, वो लोग पूंजी इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर कोयला जो बाहर से आयात हो रही है वो कम हो जाएगी और अपने यहाँ की कोयला से ही फिर यहाँ की जो कारखाना है वो चलेंगे। सरकार का ये तर्क है कि अभी कोविड का लॉकडाउन है, मार्केट की स्थिति ठीक नहीं है, बोली लगाने वाले कम बोली लगाएंगे, थोड़ा दिन रुक जाना चाहिए, जब पूरा दुरुस्त हो जाएगा अर्थव्यवस्था तो लोग पैसा झोंकेंगे। जो कल आज कोयला खदान 100 रुपये में खरीद रहा है, वही आदमी कल 200 रुपये में खरीदने की हैसियत रखेगा, तो और ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। एक तो टाइमिंग को लेकर उनको आपत्ति है, दूसरी बात है कि मान लीजिए 4 गुना लैंड का मुआवजा देंगे या पुराना वाला देंगे। तीसरा बात है कि भाई जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनका एडजस्टमेंट कैसे होगा नियोजन में, और जो वहाँ से डिस्प्लेसमेंट होंगे उनको कहाँ बसाया जाएगा, किस तरीके से बसाया जाएगा, इसको लेकर थोड़ा आपत्ति है हेमंत जी। देखिए मुझे तो बड़ी आश्चर्य लगता है कि वे ज़मीन एक्वायर करना है राज्य सरकार को और उस ज़मीन की कीमत को भी तय करना है राज्य सरकार को, केंद्र सरकार की उसमें कोई भूमिका नहीं है। 2013 में जो कानून बना है एक्ट, उसी के तहत ज़मीन का एक्वायर होना है पहली। दूसरी बात कि लोगों को रोज़गार देने की, भाई हमने तो बार बार कहा है कि 85% जॉब विधानसभा से कानून बना करके उन खदानों से और यहाँ लगने वाले कारखाना में विस्थापित और स्थानीय प्रभावित लोगों को ही काम मिले, इसमें केंद्र सरकार नहीं रोकेगी और हम बिल्कुल, हमारी पार्टी साथ देने को सरकार को तैयार है। पुनर्वास करना राज्य सरकार का काम है, भाई उनको कहाँ पुनर्वास करेंगे राज्य सरकार को तय करना है, केंद्र सरकार की उसमें कहीं कोई भूमिका नहीं है, पहले भी नहीं रही है आगे भी नहीं है, तो राज्य सरकार का काम है। तो इसलिए ये सब तो बिल्कुल समझ से परे। यार हमने तो बार बार कहा कि भाई आप जिसका ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं, खास करके जो खेती पर ही जिनके जीविकोपार्जन है, दूसरा कोई काम नहीं करता है, तो हमने कहा कि वो वैसे जो परिवार है वैसे लोगों को आप ज़मीन के बदले ज़मीन दीजिए, कौन विरोध करेगा, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। तो हमने कहा कि भाई उनको आप मुआवजा 4 गुना के 8 गुना मुआवजा दीजिए, कौन आपको विरोध करेगा, देश में कड़ा नाजिर आप प्रस्तुत करिए, हम साथ देने को तैयार हैं। हेमंत सोरेन एक बात और कह रहे हैं कि हम जो विस्थापित होगा डिस्प्लेसमेंट, उसी आदमी को या उसी परिवार को या उसी समूह को इतना सशक्त कर दे कि वो माइनिंग कर पाए और सरकार का जो रिक्वायरमेंट वो कोयला का पूरा भी हो जाएगा। उनको लगेगा कि हम अपनी खेती में अपनी ज़मीन पर खेती ना करके खनन कर रहे हैं। इस तरीके का उनके मन में विचार चल रहा है। अच्छा, पहली बात तो मैं कहूँगा कि हेमंत जी से पूछिएगा, हम जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हमने बालूघाट को फ्री कर दिया था। हमने कहा कि जो भी झारखंड में घर द्वार बनाएगा, जितनी बालू लगेगी अपना ले जाएगा, और लोकल लोग अपना बेचता था लोकल स्थानीय स्तर पर। तो उसको नीलामी करना किसने शुरू किया? हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री थे, और नीलामी में क्या दिल्ली मुंबई से लोगों को ले आया। आज भी हम कह रहे हैं कोयला तो मेजर मिनरल है, क्योंकि उससे देश के बड़े बड़े प्लांट, बाकी चीज़ और सब माइनर मिनरल जैसे पत्थर वगैरह है। तो सरकार को किसने रोका है भाई? इस पत्थर वगैरह को रैयतों को दे देना लीज। वो वहाँ तो सब अपने ही सुनते हैं कि हाँ पाकुड़ तरफ में इसके परिवार के लोगों ने किसके साथ मिल करके कितना है, सैकड़ों एकड़ माइनिंग का लीज ले रखा है। ये सब राजनीतिक आरोप है। अरे राजनीतिक आरोप नहीं, कुछ दिन पहले वहाँ लाठी चली, सड़क जो जबरदस्ती लोगों के जमीन पर बना रहे थे, पकुड़िया थाना की घटना है।
मारपीट हुआ गांव वाले और दरोगा के ऊपर बीच में, केस दोनों तरफ से हुआ है, पता नहीं अभी क्या स्थिति है। तो ये हम आरोप थोड़ी लगा रहे हैं, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो मैं बता रहा हूँ इस सब में। तो सरकार सचमुच में चाहती है तो हम तो कहेंगे कि भाई बालूघाट को नीलाम मत करे, जिसका जहाँ जो गांव है, जिसके नज़दीक में है, उन लोगों को वहाँ सपोर्ट कर दे। जितनी पत्थरों की खदान है, जिसकी रैयतें की, जिसकी भूमि पर ज़मीन है, उसको वहाँ दे दे, और जीएम लैंड में है, वहीं के लोगों को, उसी गांव के लोगों को दे दे। तो फिर तो सवाल उठेगा ना, एक तो खजाना आपने खाली छोड़ा, फिर कहेंगे खजाना में पैसा भरने मत दो। तो देखिए कहाँ सवाल, हम बोले वहाँ तो रॉयल्टी तो आएगी ही सरकार को ना। ये दोनों बातें बोल रहे हैं ना, आप ही तो बताया ना कि वो कह रहे हैं कि हम वहीं के लोगों को खदान हम देंगे मालिक। तो हमने कहा कि यहाँ से शुरुआत करें तो हम लोग देखेंगे इनका। तो बाबूलाल मरांडी साफ तौर पे कह रहे हैं कि झारखंड में कोई इरादा नहीं है कमल अटैक करने का, लेकिन ये एक बात सिरे से उसको खारिज भी नहीं कर रहे हैं कि अगर उनके विधायक आते हैं तो उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा कुछ कह नहीं रहे हैं। पर जो आवरण है उससे ये पता चल रहा है कि उनका भी स्वागत होगा, जैसा मध्य प्रदेश में हुआ या राजस्थान में हुआ। लेकिन ये जो बयान जो प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव का आया है, उसके पीछे ये कहानी एक बताते हैं कि शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस के विधायकों का नहीं सुन रहे हैं, उनका काम नहीं हो रहा है, इसलिए कांग्रेस जानबूझ के ये प्रोपोगेंडा कर रही है ताकि उनको ब्लैकमेल करके काम कराया जा सके। सच्चाई क्या है पता नहीं, सत्ता दल से भी मिलेंगे, उनसे भी राय लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में क्या बीजेपी किसी भी विधायक को प्रलोभन देकर या पैसे देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है कि नहीं। इस तरीके से आप लोग ऑपरेशन कमल चला रहे हैं। ये लगता है कि हेमंत सोरेन उन लोगों की बातों को नहीं सुन रहे हैं, उसको ठेठ शब्दों में कहें तो ब्लैकमेलिंग कर। तो लोग तो ये पूछेंगे कि हृदय परिवर्तन कैसे हो रहा है, के घरों में अपने अंदर में कहीं ना कहीं कमजोरी है। झारखंड में 31वां कौन? अब ये उन लोगों को ढूंढना चाहिए, अपने घर को देखना चाहिए। और रामेश्वर उरांव को जहाँ तक मैं जानता हूँ इस तरीके का झूठा प्रपंच तो वो नहीं करेंगे क्या? हमारी पार्टी की कोई मंशा नहीं इस सरकार को स्थिर करने की। अभी किस तरीके का काम हो रहा है सरकार? खजाना में तो पैसा नहीं आ रहा है, अपनी तिजोरी में पैसा कैसे आवे इसी की पूरी व्यवस्था में लगी। सोरेन तो कह रहे बीजेपी लूट मचाना चाहती है, इसी वजह से कमर्शियल माइनिंग को बनाया जाता है। देखिए ये तो अपने अपने सोचने वाले की तरीका है। इसको नीलामी करना किसने शुरू किया? हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री थे। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in